ठीक है, हेडिंग डालना कंपोनेंट ऑफ रोबोट। रोबोट के घटक, हिंदी में लिखिए रोबोट के घटक। बताओ क्या क्या घटक होंगे। एक रोबोट बना रहे हैं हम, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी रोबोट में, क्या क्या फीड करना पड़ेगा जो वो काम करेगा। हाँ, एआई का तो पार्ट ही है रोबोट, ठीक है। आर्म, उसके हाथ लगेंगे, ठीक है, आर्म्स लगेंगे, हैंड्स लगेंगे, और दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट, आई, आई को क्या बोलेंगे, ये सब जो आई और सेंसर बोलते हैं इनको, है ना, सेंसर, सब सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं ना ये सब। ठीक, और एक ब्रेन हो गया, सेंसिंग ऑर्गन्स हो गए। हाँ, कैमरा, ये सब कैमरा, माइक, ये सब सेंसर्स में आ जाएंगे। और मेमोरी भी, ठीक है, हाँ। मूव करने के लिए, चलने के लिए भी तो कुछ चाहिए, लोकोमोटर्स। और हाँ, आर्म मूव करने के लिए भी, मतलब वो लोकोमोटर सब में आ जाएगा। ठीक है, आर्म तो लगेगा ही, उसको मूव करने के लिए लोकोमोटर्स लगेंगे। और कुछ, सब कुछ रोबोट बन गया, उसको पावर ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा, पावर सोर्स चाहिए, बैटरी चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं इनको। सबसे पहला लिखो कंट्रोलर, नियंत्रक। पहला कंपोनेंट है कंट्रोलर। कैसा रहा कल का टेस्ट, बन रहे थे क्वेश्चंस। अभी आपसे तो नहीं बने होंगे, स्टार्ट ही है, कुछ नहीं होता, पढ़ लेना, बन जाएंगे। कुछ आया था मैंने जो पढ़ाया उसमें से, बहुत कुछ आया था, और कुछ नए क्वेश्चंस तो हमेशा ही मिलेंगे, पेपर में भी मिलेंगे, है ना। आज आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। क्या आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है आज। कल ही, कल लाइन से इतने नोटिफिकेशंस आए हैं, मतलब अगर कोई टेलीग्राम के ग्रुप में देखो तो पूरे लाइन, कल सर्विस वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर के, और सेट की भी डेट आ गई। किसी ने भरा है यहाँ पे सेट का फॉर्म, किसी का भी एमए नहीं है, मास्टर्स, एमएससी, किसी का भी नहीं है। सेट है आपका, सेट का फॉर्म भरा है, नहीं भरे। किससे था एमए, मतलब एमएससी है, किससे, तो भरना था। अभी तो डेट शायद चली गई, चली गई, 25,000 लग रहे हैं, मत भरना। अच्छा, अब वो लेट फीस वाला स्टार्ट कर दिए थे, फिर से ओपन हुई थी और 25,000 लग रहे थे। अब तो शायद चली गई डेट, हाँ। 250, 300, मतलब 250 नहीं, अगर जनरल वाले हैं शायद 500, वैसे जो नॉर्मल पीएससी में लगती है उतनी। चलो सबसे पहले लिखते हैं कंट्रोलर के बारे में। कंट्रोलर, या फिर इसको हिंदी में लिख देना नियंत्रक। क्या 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 बताना है, किसमें। हाँ हाँ, फॉर्म की तो जनरल कितनी लगती है, मतलब 500 तक लगेंगे, किसी भी फॉर्म में एमपीपीएससी के तो इतने ही लगते हैं मैक्सिमम। वो तो कैटेगरी वाइज होता है। हाँ, चलो सबसे पहले लिखना ये, कंप्यूटर का, मतलब सॉरी, रोबोट का मस्तिष्क होता है, ब्रेन ऑफ द रोबोट, ब्रेन ऑफ द रोबोट, कंट्रोलर। अच्छा, ये बताइए, जैसे कंप्यूटर है, उसका ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर। वैसे ही रोबोट को भी माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें लिखना आगे, सबसे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिलिकॉन चिप का बना होता है, सिलिकॉन, मेड विथ सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप से और क्या बना होता है, आईसी चिप। किसने, कौन है इसके, जैक किल्बी। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसकी मदद से, ब्रेन है तो सारे काम जो है वो दिमाग से ही करेगा, अपने शब्दों में लिख दो। नेक्स्ट लिख देना इसके लिए एक जो माइक्रो प्रोसेसर लगेगा उसका नाम, माइक्रो प्रोसेसर। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर लग सकता है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता दे रही हूँ। इसका नाम है रेस्पबेरी पीआई, रेस्पबेरी पीआई। माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, और एक और माइक्रो कंप्यूटर लगेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर पीआई, और भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, मैंने एग्जांपल बता दिया रेस्पबेरी पीआई।
ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर भी लगेगा कंट्रोलर के लिए, ये दोनों के नाम लिख देना। अगर मेंस में भी आता है तो सेम लिखना है, ब्रेन ऑफ द रोबोट। क्या काम करेगा, ब्रेन है तो सारे काम इसी के थ्रू होंगे, सिलिकॉन चिप से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है, एग्जाम्पल लिख देना रेस्पबेरी पीआई। कभी पूछ लिया रेस्पबेरी क्या है तो पता होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर है जो कि रोबोटिक्स में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसर। कंट्रोलर हो गया, नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर क्या करेगा, सेंसर सेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखना रोबोट में यह भाग, रोबोट में यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। रोबोट में यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। इंग्लिश में लिखिए, दिस पार्ट, दिस दिस पार्ट इन द रोबोट वर्क्स लाइक ह्यूमन सेंसर्स। दिस पार्ट इन द रोबोट वर्क्स लाइक ह्यूमन सेंसर्स, या फिर ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट ये क्या काम करेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से रोबोट अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं को संग्रहित करता है, से सूचनाओं को संग्रहित करता है। विथ इट्स हेल्प, with its help the robot can automatically, the robot can automatically collect information, collect information from the surrounding environment, from the surrounding environment। अब जितनी भी यूनिट होते जा रही है आप लोग अपने स्तर पर क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि पहले ट्राइब पहले पढ़ा दिया तो अभी नहीं लगा सकते, दिमाग में है तो ना, कुछ तो पढ़ा है। तो जो क्वेश्चंस मिले, जो नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं बोल रही, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगते हैं फिर, बनते नहीं है जब तक हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन जो जो यूनिट होते जा रही है उसके साथ में क्वेश्चंस लगाते चलो। ठीक है, इसके भी आईसीटी के भी कहीं से मिले आपको क्वेश्चंस लगा लो, कहीं से भी मिले, पीवाईक्यू मिलते हैं। ठीक है, कोई है बुक आप लोग के पास आईसीटी की? हाँ हाँ, वो जो है उसको पूरे लगा लो। उसमें कितने, 300 से ऊपर क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है। हाँ, उसके पूरे क्वेश्चंस लगा देना, और अपने स्तर पर फिर जो टॉपिक वाइज है, एक काम करना, चैट जीपीटी पे डालना या तो फिर गूगल पे डाल के क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। और उसमें जरूर लिख देना जो कि प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम्स में आए, मतलब एसएससी आरआरबी, वो डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको पीवाई की क्वेश्चन, क्योंकि कई बार वहीं से उठा के इधर पूछ लेते हैं, है ना। तो अगर टॉपिक वाइज फिर से अगर रिवाइज करते हो आप लोग, पढ़ते हो तो क्वेश्चन लगाते हुए पढ़ना। ठीक, चलो। सेंसर में इंग्लिश में लिख लिए क्या? With its help, the robot can automatically collect information from the surrounding environment। इसमें लिख दो क्या क्या सेंसर होते हैं। एक है कैमरा, कैमरा होगा सेंसर, है ना। फिर है माइक, कैमरा माइक, और टेम्परेचर सेंसर होगा क्या? होगा ना, टेम्परेचर सेंसर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट उसके पास कितने पास है कितने दूर है, उसके लिए कौन सा सेंसर यूज होगा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, है ना। फोन वाला बताया था मैंने, प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, कितने, तो लिख देना नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर। पास की चीज डिटेक्ट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर। लाइट सेंसर लिख दो, लाइट सेंसर, उसका क्या नाम था? एम्बियंट लाइट सेंसर। इस इधर भी लिख देना एम्बियंट लाइट सेंसर। ये डाउट तो नहीं हो रहा है वो मोबाइल में था और ये रोबोट का पढ़ा रही हूँ? ऐसा तो नहीं है, सेंसर तो सेंसर ही होंगे, है ना। कैमरा को क्या बोलेंगे? देखने के लिए, है ना, तो विजन सेंसर लिख दो। इसको विजन सेंसर ही लिखना, देखने वाला जो सेंसर होता है तो विजन सेंसर ही लिखिए उसको। कोई डाउट है? कैसे नहीं, लाइट डिटेक्ट नहीं करेगा ये? लाइट डिटेक्ट करने के लिए रोबोट लाइट भी तो डिटेक्ट करेगा ना, तो इसीलिए एम्बियंट लाइट सेंसर, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल होगा। टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, कम है ज़्यादा है तो टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कैसे? हाँ नहीं, उसमें भी होगा कि उसके अंधेरे वाले उसके पास कुछ ऐसे सेंसर, वो कैमरास जो अंधेरे में भी है ना,
बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं, वो कैमरे का नाम कुछ होता है ना, उसका नाम नहीं, थर्मल नहीं है, समझो ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखता है। तो तो लिख देना कैमरा, कैमरा को विजन सेंसर बोलते हैं। माइक होगा, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब उसके पास में कितना ऑब्जेक्ट है उसको सेंस करेगा, और फिर है एम्बियंट लाइट सेंसर। ठीक है, ये सारे सेंसर्स है। अब लिखना मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर तीसरा कंपोनेंट है मैनिपुलेटर। हिंदी में लिखिए प्रचालक, और सेंसर को हिंदी में क्या लिखना है? सेंसर को सेंसर ही है, मैनिपुलेटर को लिखना प्रचालक, प्रचालक। क्या हो गए प्रचालक? ये मानव के हाथ के समान होता है, जो इसका हाथ होता है ना, ये आर्म, ये हैंड अलग है, हैंड को एंड इफेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन जो ये इसको मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिख दो रोबोट का यह भाग मनुष्य के हाथ के समान होता है, रोबोट का यह भाग मनुष्य के हाथ के समान होता है। दिस पार्ट ऑफ रोबोट इज सिमिलर टू ह्यूमन हैंड, इज सिमिलर टू ह्यूमन हैंड। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं, मैनिपुलेटर में दो भाग होंगे, एक तो आर्म्स मतलब भुजा, इसी को मैनिपुलेटर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं हैंड्स, जो हमारे ये जो हाथ है वो, इन्हें कहा जाता है एंड इफेक्टर्स। हिंदी में भी ऐसे ही याद रखना, एंड इफेक्टर्स कहा जाता है इनको। एंड इफेक्टर्स हाथों को और आर्म्स को, मैनिपुलेटर भुजाओं को मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है, और हैंड्स को एंड इफेक्टर कहते हैं। ये रोबोटिक टर्म है, इसको ऐसे ही याद रखना, एंड इफेक्टर बोला जाता है हाथों को। ठीक है, अब ये काम क्या करेंगे? चीजों को पकड़ने के लिए, मूव करने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए। तो आगे लिख दो, आगे लिख देना इसमें फॉर पिकिंग अप ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को उठाने के लिए, वस्तु को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, ग्रिपर, ग्रिप बनाने के लिए। इसके आगे ये लिख दिया ना हैंड्स, उसके आगे लिखना वस्तु को उठाने के लिए क्या काम करेगा ये, वस्तु को उठाने के लिए मैनिपुलेटर। दूसरा ग्रिपर का काम करेगा, तो ग्रिपर लिख दो, ग्रिप बनाने का काम करता है तो ग्रिपर। ग्रिप तो पता होगा ना, ग्रिप क्या होती है, ग्रिप बनाना मतलब, अब इसके लिए हिंदी शब्द नहीं पता, पकड़ रखना। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट क्या होगा? अब उसने सामान पकड़ लिया सब कुछ, उसको मूव भी करना पड़ेगा, तो क्या? लोकोमोटर। ठीक है, मोशन के लिए लोकोमोटर। नेक्स्ट लिखना लोकोमोटर, लोकोमोटर को हिंदी में बता रही हूँ, एक सेकेंड। गतिशीलक, गतिशीलक। एक काम करना, लोकोमोटर भी ब्रैकेट में लिख देना और लिखना गतिशीलक, गतिशीलक। ये क्या काम करेगा? एक रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, काम करने के लिए। तो आगे लिख देना फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फॉर मूवमेंट। इंग्लिश में सिर्फ फॉर मूवमेंट लिखिए। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? पैर है ना, लेग्स, लेग्स, क्या, फीट, पहिए है ना, रोलर, जो क्या बोलते हैं, व्हील, व्हील, व्हील्स। कुछ रोबोट होते हैं उड़ने वाले, पंख भी लगेंगे ना, तो क्या बोलते हैं? विंग्स। हाँ, पंखे, विंग्स मतलब फैन, फैन लिख दो, विंग्स लिख दो, जो उड़ने वाले यूएवी वाले में है ना। नेक्स्ट लिखना लोकोमोटर में इतना ही है, मूवमेंट के लिए। समझ में कुछ भी नहीं है, बस इनके नाम याद रखना। एंड इफेक्टर्स पूछ लेगा क्या होते हैं, मतलब रोबोट का हाथ। मैनिपुलेटर क्या कर रहा है? आर्म्स का काम कर रहा है, उसको मूवमेंट के लिए क्या यूज हो रहा है?
लोकोमोटर। फिर हमने पढ़े थे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर से वो क्या करेगा, अपने पास की चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मतलब कितने पास में। फिर जितने भी सेंसर्स है, सेंसर्स क्या काम करेंगे, सेंस करने का। फिर जो ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, वो उससे, और उसमें भी मैंने बता दिया ब्रेन में माइक्रो प्रोसेसर, रेस्पबेरी पीआई, वो तो एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन पता होना चाहिए ना, मेंस में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखना एक्टुएटर, एक्टुएटर, एक्चुएटर, एक्चुएटर या फिर एक्टुएटर जो बोलना है, क्या बोलेंगे इसको, एक्चुएटर है ना, एक्चुएटर, ACTUATUATOR, एक्चुएटर। जैसे हमारी मसल्स होती है ना, सेम उसके तरह काम करते हैं। देखो, हमने क्या किया, रोबोट को एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की, उससे क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, सारी चीजें, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो काम करता है एक्चुएटर। ठीक, चलो इसके आगे लिख देना। पहला तो लिखना, रोबोट का यह भाग मानव की मांसपेशियों के समान होता है, एकदम मांसपेशियों मसल्स के जैसे। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो इसमें लिख देना संचित ऊर्जा को, एक सेकेंड में इसको हिंदी निकाल देती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें कुछ मोटर्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक क्या क्या मोटर यूज हो रही है वो बता देती हूँ मैं। इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रही है, लिख देना इलेक्ट्रिक मोटर। उसमें भी डीसी मोटर, डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट करंट मोटर है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में लिख देना डीसी मोटर। और डीसी मोटर क्या काम करती है, जो रोबोट का चक्का है, पहिया है ना, वो डीसी मोटर की वजह से घूमता है। तो इसके आगे लिख दो रोबोट, रोबोट का व्हील घूमता है, फॉर द रोटेशन ऑफ रोबोट व्हील, रोबोट्स व्हील, रोबोट का जो पहिया है वो घूमता है। तो आगे लिख देना रोबोट का व्हील घूमने के लिए, फॉर द रोटेशन ऑफ रोबोट्स व्हील, घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना सर्वो मोटर, सर्वो SCRVO। हाँ, नेक्स्ट मोटर है, देखो एक तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर में भी डीसी मोटर बता दिया। इससे क्या होगा कि रोबोट में घूमेंगे। दूसरा, रोबोट के जो ये भुजाएं हैं, ठीक है, आर्म्स कितने एंगल पे घूम रही है, वो सर्वो मोटर की वजह से। इस मोटर की हेल्प से ये पता चलता है कि रोबोट की जो आर्म है, भुजा है, वो कितने एंगल तक घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री भी घुमा सकता है रोबोट, वो तो मशीन है, वो कुछ भी कर सकती है। तो लिखना सर्वो मोटर के आगे लिख दो रोबोट के आर्म को, रोबोट के आर्म को या फिर भुजा को एक एंगल पर रोकने के लिए, एक एंगल पर रोकने के लिए, टू स्टॉप द रोबोटिक आर्म एट एन एग्जैक्ट एंगल। वरना तो फिर वो पूरा ही घूमते जाएगा ना 360 में, इसीलिए एक एग्जैक्ट एंगल पर रोकने के लिए जो मोटर होती है सर्वो मोटर। तो लिख देना हिंदी में क्या लिखा है, रोबोट के भुजाओं को एक एंगल पर रोकने के लिए, टू स्टॉप द रोबोट आर्म एट एन एग्जैक्ट एंगल। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। एक क्लास लिख पावर सप्लाई। छठवा है पावर सप्लाई।
कैसे करेंगे पावर सप्लाई? बैटरी लगाएंगे, है ना। इसमें लिख देना पावर सप्लाई रोबोट को एनर्जी देने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी रोबोट, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी रोबोट, रोबोट को एनर्जी देने के लिए। मैक्सिमम रोबोट यूज लेड एसिड बैटरी, अधिकतम रोबोट में, अधिकतम रोबोट में लेड एसिड बैटरी यूज होती है, का उपयोग किया जाता है, लेड एसिड बैटरी का यूज, का उपयोग, ठीक है। अधिकतर रोबोट में, अधिकतम रोबोट में, इन मोस्ट ऑफ द रोबोट लेड एसिड बैटरी इज यूज्ड, ठीक है। और जो मोबाइल रोबोट, मोबाइल रोबोट मतलब जो घूमने मूवमेंट वाले, उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, ठीक है। कई सारे सिर्फ एक ही जगह पे रहेंगे ना रोबोट, लेकिन घूमने के लिए मतलब मोबाइल रोबोट के लिए एक बैटरी यूज हो रही है, उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। ये इसके आगे लिख देना मोबाइल रोबोट के लिए। फॉर मोबाइल रोबोट लिथियम आयन बैटरी, और अधिकतम में लेड एसिड बैटरी। ये पूछ लेगा कि जो एनर्जी सोर्स है उसके लिए कौन सी बैटरी यूज हो रही, तो लेड एसिड और लिथियम आयन, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर भी लगेगा, है ना, सातवां कंपोनेंट लिख देना सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी रोबोट या कंप्यूटर काम करेगा क्या? उसमें सॉफ्टवेयर फीड करना पड़ेगा कि उसको यही काम करना है। अगर रूम्बा है तो उसका सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, उसको दिया जाएगा कि साफ सफाई करना है आपको, वैक्यूम क्लीनर, है ना। तो लिख देना सातवां कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के आगे लिखना रोबोट का व्यवहार सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। द बिहेवियर ऑफ रोबोट इज कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। रोबोट का व्यवहार सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए, कुछ फुल फॉर्म्स है वो लिख लेते हैं, फिर हम ई गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, आ सकते हैं, इसीलिए लिख लो। प्यूमा का लिख लिया था, ठीक है। असीमो का भी लिख लिया था। एक लिखना रीबा, RIBA। इतने हो गए ना सारे कंपोनेंट। अब फुल फॉर्म्स करके लिख लो। पहला फुल फॉर्म है RIBA। कुछ हमने लिख लिए हैं, जो लिख लिए हैं वो फिर लिखवाऊंगी, तो कुछ बचे हैं वो लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है रोबोट फॉर इंटरएक्टिव, रोबोट फॉर इंटरएक्टिव बॉडी असिस्टेंस। 3-4 बार पढ़ना सारे। फॉर इंटरएक्टिव बॉडी असिस्टेंस। नेक्स्ट है RSI, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। RS सोसाइटी ऑफ इंडिया। कल तक मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वाली यूनिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना CAIR का लिख लिया था हम लोग ने। CAIR क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। कब बना था? 1986, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने कुछ लिखे थे ना मिशन प्रोजेक्ट, कौन से थे? नेत्र, उसको क्या बोलते हैं? आई इन द स्काई, आई इन द स्काई। और क्या थे? दक्ष था DRDO का, और कुछ था कि एक चतुर था, तो वो इंटेलिजेंट रोबोट था, ठीक है। RSI लिख देना, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर है IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। IFR लिख लिया था क्या? नहीं ना, इसमें लिख देना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। फेडरेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? को खुला खुला लिख दूं,
फेडरेशन फॉर रोबोटिक्स, ठीक है। फिर लिखना एयर, AIR, एडवांस इन रोबोटिक्स। एयर, IFR हो गया। फिर लिखना AIR, एयर, एडवांस इन रोबोटिक्स। इसरो का तो पता है, रीवा हो गया ना, इतने ही है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे ई गवर्नेंस। क्वेश्चन कुछ हित की बात कर रही थी, ठीक है। मैं मिल नहीं रहा है मुझे क्वेश्चंस, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस वैसे भी जो हमने पढ़ा है ना उसमें से ही पूछ लेगा। हाँ, नए क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं, मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्या क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी क्या है, तो एक बैंकिंग रोबोट है, ठीक है। मतलब रोबोट के बारे में पूछ लेगा, या तो आपको फुल फॉर्म्स पूछ लेंगे, इसमें कौन सा रोबोट, अगर उसके कंपोनेंट्स में से पूछना है तो हाथ को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके ब्रेन में क्या यूज होता है, कौन सी चिप यूज होंगी पावर सप्लाई के लिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जितना पढ़ा है। हाँ, कितना होते हैं, किसने दिया है, आइजैक असीमो ने दिया है। कब दिए थे, 1950 में थे, दिए थे क्या, देखना एक बार। 42 या 50 में दिए हैं, 42 में ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, देखो कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो ट्रेडिशनली इतना ही पढ़ना होता है, कुछ नए क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन लगा लेंगे, और फिर वो जो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग देना ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, चलो ई गवर्नेंस क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। जितनी भी चीजें हैं, डिजी लॉकर, उमंग, हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, ई गवर्नेंस। मतलब ये गवर्नमेंट की सुविधा है जो हम तक पहुंच रही है, ठीक है। इसके स्तंभ वो पता है क्या कि कितने टाइप्स के होते हैं ई गवर्नेंस, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, पर पढ़ेंगे अभी हम आगे, लेकिन आप लोग को कितना गवर्नमेंट टू, नहीं जो आप बोल रहे कस्टमर टू कस्टमर वो सब ई कॉमर्स में आ जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एक जो टर्म है उसको पकड़ लो, उसके आगे देखो, एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट टू सिटीजन, हाँ एम्प्लॉय, फिर सिटीजन, फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये 4 होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब इसे कैसे काम करता है वो मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। अब इसका सबसे पहले ओवरव्यू लिखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है और इसकी एक टाइमलाइन लिखना है, ठीक है। चलो ई गवर्नेंस क्या है, हिंदी में लिखो। ई गवर्नेंस का अर्थ है, ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मतलब आईसीटी के माध्यम से सरकार द्वारा, सरकार द्वारा सेवाओं, सरकार द्वारा सेवाओं और प्रशासन को, और प्रशासन को अधिक पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट, अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी। हाँ, ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार द्वारा सेवाओं और प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, उत्तरदायी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना, और नागरिक केंद्रित बनाना। इंग्लिश में लिखिए,
पारदर्शी के बारे में क्या के बाद मैंने क्या बोला? हाँ, नागरिक केंद्रित बनाना। नागरिक केंद्रित बनाना मतलब सिटीजन सेंट्रिक। इंग्लिश में लिखिए, ई गवर्नेंस रिफर्स टू द यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी को आईसीटी लिख देना, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस refers to the use of ICT by the government to deliver services comma exchange information, communicate with citizens comma businesses and other government departments communicate with citizens comma businesses and other government departments। आपके लिए वो लिख देते हैं क्या? and other government departments, सही है सही है। and improve the efficiency, and other government department के बाद लिखना and improve the efficiency comma transparency and accountability of governance। अकाउंटेबल होना मतलब क्या होता है? जवाबदेही या फिर उत्तरदायी। मतलब बोलेंगे, अगर हम ऐसा बोले कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, मतलब क्या? इसको समझाओगे कैसे? गवर्नमेंट उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या है? अकाउंटेबल है मतलब स्मार्ट गवर्नेंस सुना है? क्या क्या है? अकाउंटेबल का मतलब क्या है? मैं सरकार हूं, आप लोग जनता है। मैं अकाउंटेबल हूं मतलब आप, हाँ वही तो पूछ रही हूँ मैं, आप लोग के लिए उत्तरदायी हूं का मतलब क्या है? पता हो प्लस उसको, अगर सिटीजन्स कुछ पूछ रही है या फिर मतलब कोई भी योजना आई, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट उत्तरदायी है। क्या इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर जनता पूछ रही है तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार हो रही है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, मतलब कोई भी सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो। करप्शन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होता, इसीलिए वो करप्टेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलो, सबको पता था, समझा कोई नहीं पा रहा था, लेकिन इंटरव्यू में समझाना ही होता है। ठीक, अभी से तो सीखोगे, बाद में इंटरव्यू तो देना ही है। प्री निकाल के, मेंस निकाल के, अल्टीमेट प्रोसेस तो मेंस ही, मतलब इंटरव्यू ही होती है। ठीक है, चलो, क्या पता अभी 26 वाला प्रीलिम्स निकले, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर ही आप लोग, अगर मेंस डिले नहीं हुआ तो एक साल के अंदर ऑफिसर। लेकिन अब टाइम पे होगा। 25 के साथ अलग ही कहानी थी ना, कोर्ट केस अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर से सुनवाई शायद 9 जनवरी को, 9 या 10 को, 9 को ही है ना। अब 9 को सुनवाई होगी, उसके बाद भी उनको 90 दिन देना होता है। 90 नहीं तो 2 महीने तो देंगे ही, 40 डेज, है ना, 40 दिन। मार्च अप्रैल, पता नहीं, ये ना हो जाए कि मेंस भी उसी टाइम पे, उसके 10-15 दिन बाद। एक बार हुआ था 2022 वाला या 21 वाला जो है, 20 वाला मेंस था और उसी के 1 महीने बाद 21 वाला प्रीलिम्स था। तो जिसका 20 का मेंस था वो फंस गए थे, क्योंकि 21 का प्रीलिम्स तभी था, 1 महीने, मतलब 1 महीने के अंदर ही था। तो ऐसा हो जाता है। चलो, अब हम इसके ई गवर्नेंस की हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का इतिहास, ई गवर्नेंस का इतिहास, इतिहास। सबसे पहले 1970 में बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। इनकी डेट एज इट इज याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई, तो 1970। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 1976। 1976 क्या बनता है? NIC। हाँ सही है, सही है, नहीं है, सही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर।
और एक और बताया था मैंने एनआईसी, उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। दोनों एनआईसी अलग है। ये 1976 में बन जाता है नेशनल, हिंदी में भी इसका डायरेक्ट पूछ लेता है कि कब बना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है, एनआईसी का डेट पूछ लिया था, ईयर, है ना। हिंदी में लिख देना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र। इनका अगर हो सके तो इंग्लिश में लिखो, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट लिखना 1987 निकनेट। 1987 निकनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? निक का क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और नेट से नेटवर्क। तो मैं आगे इतना लिख दे रही हूँ, निक नेटवर्क, ठीक है। अपने हिसाब से उसको लिख लो, निक का फुल फॉर्म नेटवर्क इंफॉर्मेटिक सेंटर। बस आया कब था? 1987, ये ईयर याद रखना। नेक्स्ट है 1988 नासकॉम या फिर नेस्कॉम। 1988 इसका फुल फॉर्म लिखिए नेस्कॉम का, नेशनल एसोसिएशन, नेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एंड सर्विस। इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ी थी रोबोटिक वाली, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कब बना ये सब नहीं पूछेगी, बस ये पूछ लेगा कि ये क्या किससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन जरूर पूछ सकते हैं। टाइमलाइन मतलब तो 87 में, उसके पहले क्या था? निक था, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और निक से क्वेश्चन आया है कि कब बना है, अभी रिसेंटली 1-2 साल के अंदर आया है ना। तो इसीलिए अगर प्रीवियस ईयर लगाए होगे तो देखे होगे आप लोग ने कि निक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर लिखना 1991, 1988 हो गया। यहाँ पे बन जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1991, ठीक है। आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी मिनिस्ट्री। फिर 2000 में क्या आएगा? अपना क्या, अपना कौन आएगा? आईटी एक्ट, है ना। आईटी मिनिस्ट्री बन गई, फिर 2000 में आ गया अपना आईटी एक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया 2000 में। फिर आता है 2001, इधर लिख दे रही हूं मैं। 2001 में बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, ठीक है, 2001। फिर है 2000 नेशनल ई गवर्नेंस योजना या फिर पॉलिसी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, प्लान लिखना, प्लान, ठीक है, गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। कहीं लिखा होगा ना, ऐसे देखा होगा 2006, ऐसे देखा है कि एन स्मॉल ई जी पी, ये देखा है ना, यही है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। एक काम करो, इसको इंग्लिश में ही लिखो, हाँ, NEGP ऐसे लिखना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो ये पूछ लेगा कब का था, या तो फिर उसका फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा इंडिया का? दिल्ली, है ना। तो लिख दो इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली,
अगर एमपी की कोई इंस्टीट्यूट या फिर कुछ पूछते हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो भोपाल। इंडिया का दिल्ली। और इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ अगर आया तो बैंगलोर लगा देना, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे। पता है तब भी, लेकिन नहीं पता है तुक्का लगाना है तब। ठीक है, वैसे भी भोपाल मैक्सिमम चीज में सही होता है ना। एक बार भोपाल के चक्कर में ही ग्वालियर आंसर था। ग्वालियर तक तो पहुंच पहुंच ही नहीं पाते हैं, जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसका ग्वालियर है, तब तक ग्वालियर में आप तुक्का नहीं लगाओगे। तुक्के में भोपाल ही लगता है। कोई नहीं, सबका ही तुक्का गलत होता है फिर, अनटिल अनलेस उन्होंने वो पढ़ा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके ऐसे एक्सेप्शनल फैक्ट भी आप पढ़ लेते हैं और फिर आपका सही हो जाता है। चलो, नेक्स्ट है 2009। 2009, 2006 हो गया। आप लोग ने सीएससी देखे हैं क्या, कॉमन सर्विस सेंटर? यहीं पास में ही है, बहुत सारी जगह होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। इसकी स्टार्टिंग हुई है 2009 में, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, 2009 कॉमन सर्विस सेंटर। अच्छा, डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 2015। और योगा 15 का ही है ना। डिजिटल इंडिया 2015। स्वच्छ भारत अभियान 14, 2 अक्टूबर 2014। उसमें भी दो चश्मे में लिखा है, एक तरफ स्वच्छ मतलब एक तरफ भारत। अगर स्वच्छ है, जो स्वच्छ है वो भारत नहीं है, और जो भारत है वो स्वच्छ नहीं है ना। चलो, लिखा है ना गांधी जी के चश्मे में, स्वच्छ भारत। ठीक है, फिर लिखना 2017। 2017 पीएमजी दिशा। ये देखा है कहीं पर पीएमजी दिशा, ऐसा कहीं शब्द देखा है? ठीक है, ये है ग्रामीण ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका फुल फॉर्म मैं लिखवा रही हूँ, 2017 लिखना, पी दिशा। दिशा, ठीक है, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। पीएम लिखना है प्रधानमंत्री को, ठीक है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। साक्षरता, लिटरेसी कैंपेन था ये। इंग्लिश में लिखना है क्या? वैसे इसका फुल फॉर्म ही पूछेंगे, अगर फिर भी लिखना है तो लिख दो, प्रधान पीएम रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। पीएम रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, पीएमजी दिशा। किसके द्वारा आएगा ये? मीटी के द्वारा। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, इतनी ये टाइमलाइन एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले 1970, इनको रट लेना, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1970 क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद 1976 क्या बनता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके बाद निक नेट बन जाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, 1987। उसके एक साल बाद नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फिर 1990 आईटी मिनिस्ट्री बनेगी, और 9 साल बाद आईटी एक्ट आ जाएगा। फिर हमने देखा 2001 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर 2006 में नेशनल एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फिर है 2009 कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी। फिर 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन, और 2017 का है पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एनईजीपी का याद रखना, और निकनेट और नेस्कॉम का। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट लिखने हैं हमको, पढ़ने पिलर्स। पढ़ना है पिलर्स।
हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया। नेक्स्ट है, ऐसे बना लेना, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के स्तंभ। ठीक है, ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या क्या होंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आए कि इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, क्या क्या होगा बताओ, पढ़ा है पहले? अच्छा, कोई भी योजना होती है किसके लिए होगी? पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए होगी, तो सबसे पहला स्तंभ होता है। पर ई गवर्नेंस योजना लेकर आए, सब कुछ ई सबसे जरूरी है लोगों के लिए। ठीक है, चलो, सबसे पहला हो गया पीपल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा टेक्नोलॉजी। तीसरा, गवर्नमेंट होगी या तो रिसोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं आता डायरेक्ट, रिसोर्स आता है। पहला पीपल, जिसके लिए ई गवर्नेंस है। ठीक है, योजना है वो किसके लिए? पीपल के लिए। दूसरा, अगर उनको योजनाएं देनी है तो एक टेक्नोलॉजी लगेगी और रिसोर्स लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर ये सारी चीजें, तो इसके हमको, मतलब मैं गवर्नमेंट हूँ, आप लोग पब्लिक है, पीपल है, मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ई गवर्नेंस योजना का लाभ देना है, तो एक क्या प्रोसेस लगेगी पूरी। कैसे, मतलब ये ऑनलाइन तरीके से दे रहे हो तो किस वेबसाइट पे जाके हमको एक्सेस करना पड़ेगा, इस सबको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पिलर है पीपल, इसको एक एक करके लिख से बना लो, प्रोसेस। ठीक है, फिर है टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या पिलर नहीं है। ठीक है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, चार पिलर होते हैं। पीपल में लिख देना, क्या क्या आ जाएंगे इसमें पीपल में। हम लोग, जैसे सिटीजन्स, सिटीजन्स, पीपल के आगे लिख दो नागरिक। नहीं, अलग से लिख दो, ये बना दिया पिलर्स। ठीक है, कभी मेंस में भी आएगा तो एक ऐसे फूल पत्ती बना देना, उसके बाद लिखना अलग। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारी उतनी लाइन मतलब बढ़ जाएगी। 2 नंबर में भी साइड में बना दो, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो पहले लिखना पीपल के बारे में। पहला पीपल, उसमें लिखो सिटीजन्स, कौन कौन आ जाएंगे पीपल में? सिटीजन्स मतलब नागरिक। फिर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारी। एक सेकेंड। ठीक है, और लिखना हितधारक, मतलब स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, हितधारक, ये सब आ जाएंगे पीपल में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस। प्रोसेस में लिखना, प्रोसेस में इंग्लिश में लिखिए, री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग एंड डिजिटाइजिंग, री इंजीनियरिंग एंड डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट वर्क फ्लोज फॉर एफिशिएंसी, री इंजीनियरिंग एंड डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट वर्क फ्लोज फॉर एफिशिएंसी। वर्क फ्लोज, WORKFLOWS, वर्क फ्लोज फॉर एफिशिएंसी, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उनको डिजिटलाइज करना है, प्रोसेस में ये सब आ जाएगा। है ना, इसमें हिंदी में लिखिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्य प्रवाहों को सरकारी कार्य प्रवाहों को पुनर्गठित करना, पुनर्गठित करना और डिजिटलीकरण करना। उसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखो, डिजिटलीकरण करना। दक्षता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्य प्रवाहों को पुनर्गठित करना और डिजिटलीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है
टेक्नोलॉजी। प्रोसेस में कुछ नहीं था, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, उन सबको क्या करना है, डिजिटलाइज करना है ताकि एफिशिएंटली काम करे। फिर है प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी, क्या क्या आ जाएंगे टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जितना भी बैकबोन है, इंटरनेट, नेटवर्क, है ना, इसमें लिख दो आईसीटी बैकबोन, आईसीटी बैकबोन। इसके आगे हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में लिख देना आईसीटी बैकबोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब लगेगा ना टेक्नोलॉजी में। आईसीटी बैकबोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हिंदी में लिखिए संचार और आईसीटी, इंफॉर्मेशन और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आईसीटी को हिंदी में, अभी तो बोला मैंने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, लिख दो आईसीटी, लिख दो, उसके आगे इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बस इतना लिख देना, आईसीटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बैकबोन बोला था मैंने, उसको बोलते हैं आधारशिला। अरे लिख दो उसको, तो बैकबोन को हिंदी में मैं क्या बताऊं फिर। रीढ़ की हड्डी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ आईसीटी वाली रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब लिखना रिसोर्स। इतना ही था टेक्नोलॉजी में। जिस टेक्नोलॉजी से हम, जो गवर्नमेंट है वो अपनी सर्विसेज दे रही है सिटीजन्स को, और सारे मतलब सिटीजन्स, बिजनेस, गवर्नमेंट को, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी लगेगी, मतलब इंटरनेट लगेगा, हार्डवेयर लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। और रिसोर्सेस में लिख दो डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फंडिंग, सस्टेनेबल फंडिंग, सतत। बताइए सतत विकास कब आया, सतत विकास। अच्छा, इसका लक्ष्य कब से कब तक है इतना बता दो। 2015 से 2030 क्या बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और एसडीजी गोल्स नहीं, एजेंडा क्या बोला जाता है, वो तो दूसरे एजेंडा, एजेंडा के बाद क्या है नहीं पता। कितने एसडीजी को, कितने एसडीजी है टोटल, 17 है। इसके पहले क्या थे, कब आया था मिलेनियम, 2000 में, कब तक के लिए था, 15 तक, है ना। 2000 कितने थे एमडीजी, 8 थे, 2000 में आए थे 15 तक। ठीक है, उसके बाद एसडीजी हो गए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो 30 तक है। अगर कहीं पर एजेंडा 21 लिखा रहे या तो एजेंडा 30 लिखा रहे, दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 30 क्यों, क्योंकि 2030 तक उसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो, क्या एजेंडा 21 उसके नाम से ही आया था, वो 1992 के उस टाइम पे उसका नाम ही था एजेंडा 21। लेकिन कहीं पर एजेंडा 30 भी आता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि 30 मतलब 2030 तक उसका लक्ष्य रखा गया है। अच्छा मुझे बताओ, सिकल सेल वाला जो लक्ष्य है वो कब तक है, 47। और नेट जीरो कार्बन एमिशन, 47 भी नहीं है, 70, 2070 तक रखा गया है ना। नहीं, मैं नेट जीरो कार्बन एमिशन बोल रही हूँ। सतत विकास 30 तक है, मैं नेट जीरो कार्बन एमिशन पूछा मैंने, 2070 तक। ये जितने भी लक्ष्य रखे जाते हैं ना, पूछा था सिकल सेल का कब तक रखा गया है। कब आया वैसे सिकल सेल एनीमिया मिशन, कहाँ से, 1 जुलाई 2023 शेडोल से लागू हुआ है। अच्छा, एक और चीज बताओ, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ट्राइब्स का पूछ रही हूँ, कब से लागू हुई, 15 नवंबर 2023 से लागू हुई। कहाँ से लागू हुई है, बहुत गलत बात, मुझे पता था। कितने जल्दी आया, लालपुर शेडोल से क्या लागू हुआ था, वो पैसा एक था लालपुर शहडोल से। मैं पूछ रही हूँ प्रधानमंत्री जनमन योजना। अच्छा ठीक है, हिंट ये है कि मध्य प्रदेश से लागू नहीं हुई है। अब लगाओ तुक्का, उत्तर प्रदेश में कौन सी शेड्यूल ट्राइब है, थोड़े पास में पहुंच गए, और थोड़ा, झारखंड। ठीक है, झारखंड के खुंटी गांव से, खुंटी डिस्ट्रिक्ट है या फिर गांव है जो भी है, खुंटी झारखंड से प्रधानमंत्री जनमन योजना, किसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीवीटीजीस के लिए। टोटल पीवीटीजीस कितने, टोटल पीवीटीजीस कितने हैं भारत में, 75। सब भूल गए,
75 है ना, 89 क्या है ये बता दो चलो। ट्राइबल ब्लॉक है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल ब्लॉक है। मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 17, अभी 17 है, 18 नहीं आया है। 17 वाला कौन सा? भिंड है। चलो, हर घर नल योजना में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? हाँ, पहला बुरहानपुर, सेकंड पे निवाड़ी। ठीक है। इंडिया में पहला, इंडिया में सबसे अच्छा कौन सा स्टेट, किसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है हर घर नल योजना में? मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है। गोवा, नहीं पढ़ा गोवा? सबसे छोटा है, वहीं पर सबसे अच्छा। चलो चलो चलो, ये तो ऐसे ही रैपिड फायर था। ट्राइफ, हाँ, है ना, नगर निगम। चलो, क्या लिख रहे थे हम? सस्टेनेबल बोला और उससे पूरी कहानी चली गई। सस्टेनेबल फंडिंग, डेटा मैनेजमेंट, हिंदी में लिखिए। सतत वित्त पोषण, सतत वित्त पोषण, डेटा प्रबंधन, सतत वित्त पोषण और डेटा प्रबंधन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। ठीक है। अर्थ समिट कब हुआ था? क्या वो कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। क्या बोलते हैं इसको? और रियो समिट। हाँ, मतलब अर्थ समिट, रियो समिट वही है। ठीक है, क्योंकि रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ठीक है। क्या क्या क्या? 1992 की थी, है ना? ठीक ठीक ठीक। चलो, नेक्स्ट हम पढ़ना, पिलर्स हो गए। अब पढ़ेंगे फेजेस, मतलब चरण। ये तो पिलर्स थे, पिलर्स को क्या बोलते हैं? स्तंभ, है ना? अब लिखना, फेजेस से भी क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर है ये भी। ठीक है। हेडिंग डालना, ई गवर्नेंस के चरण, फेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। चलो, सबसे पहला फेज क्या होगा? ई गवर्नेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए जो हम दूसरों को, मतलब गवर्नमेंट हूं मैं, पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे तो बहुत बात की बात है। आइडिया को और क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा है। इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो ही मैं आप लोगों को दूंगी। तो पहला लिखना इंफॉर्मेशन फेज, मतलब सूचना। पहला लिख दो सूचना। देखो, ये होता है जो सूचना वाला फेज होता है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन के मॉडल्स बताए थे मैंने आपको, सिंप्लेक्स। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो भी योजना है, आप उसको जाके सिर्फ वेबसाइट पे जाके देखोगे। मतलब जो भी योजना है, मतलब हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही, मतलब जो सूचना है उसको जाके आप वेबसाइट पर देख रहे हो, मतलब वो कैसा कम्युनिकेशन हो गया? सिंप्लेक्स हो गया, मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद अगर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं तो वो सेकेंड फेज में आ जाएगा, जो भी मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला लिख दो इंफॉर्मेशन, सूचना। इसमें लिखना, इसका पहला पॉइंट लिखना, सरकार केवल जानकारी प्रदान करती है। गवर्नमेंट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिख दो थ्रू वेबसाइट, वेबसाइट के जरिए, थ्रू वेबसाइट, वेबसाइट के जरिए सरकार केवल जानकारी प्रदान करती है। मतलब वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको जानकारी मिल रही है, मतलब इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये कैसा कम्युनिकेशन होगा? वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, वन वे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी है सरकार की योजनाओं की, या फिर जो भी स्कीम्स है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लिख देना वन वे कम्युनिकेशन। तो अभी जानकारी लिए हैं। ठीक है, देखो, अभी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, वो क्या हो गई हमारी? पहला फेज हो गया इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप लोग फॉर्म भरोगे,
वो क्या हो गया? इंटरेक्शन। ठीक है, अभी उसको मैं समझाती हूँ, सारे फेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं एमपीपीएससी के फॉर्म से ही समझाऊंगी चारों फेज कैसे होते हैं। अभी ई गवर्नेंस में आ जाए, गवर्नमेंट ही तो निकाल रही है वैकेंसी, पीपीएससी दे रही वो बात अलग है, लेकिन वैकेंसी तो गवर्नमेंट के द्वारा है ना। इसमें लिखना वन वे कम्युनिकेशन और वेबसाइट्स होती है। ठीक है, इतना ही है। इसमें कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेस कर पा रहे हैं। दूसरा फेज लिखो, इंटरेक्शन फेज। इंटरेक्शन फेज, इसको क्या बोलेंगे? परस्पर संवाद, परस्पर संवाद चरण। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में ही लिखना, इंटरेक्शन, परस्पर संवाद का चरण, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करेंगे हम। देखो, मैं क्लास में आई, मैं सिर्फ आप लोग को बता के चली गई, वो कैसा हो गया? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इंटरेक्शन मतलब मैं आप लोग से इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप मुझसे, मतलब ये कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा? टू वे। तो इसमें लिख देना टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें लिख देना, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, ठीक है, फॉर्म भरना, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, फॉर्म भरना, आरटीआई एप्लीकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी कि आपको आरटीआई लगाना है, कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए, और सेंटर में शायद 10 रुपए लगते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया है। अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। नहीं, वो एमपी का ही पूछा था। क्या दिया था? 10 भी दिया था? कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आंसर की आ गई, उसके 100 दिया है, 100 ही है। गूगल, गूगल नहीं बताता सही, गूगल तो देखना, अगर आप लोग स्कैन करो तो अगर भी टिक लगा है ना किसी तो वो उसी को एक्सप्लेन। नहीं, गूगल पे एक कभी भी गूगल अगर कुछ आंसर में उसने दे दिया, जैसे एबीसीडी ऑप्शन है उसने दे दिया डी, पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, और एक ही बार में तुरंत स्कैन करके वो सही नहीं बताता है। और गूगल को एमपी के क्वेश्चन तो और ही नहीं पता होते, है ना। हाँ सही में, सेंटर वाले तो फिर भी बता देता है, एमपी के क्वेश्चन गलत करता है। कई सारी योजनाओं के बारे में वो ईयर ही कुछ बता देता है, इसलिए गूगल पे। ठीक है, इसमें लिखना टू वे कम्युनिकेशन, इसमें लिख देना ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, ऑनलाइन कंप्लेंट्स। ठीक है, दूसरा आरटीआई एप्लीकेशन, फॉर्म भरना, आरटीआई एप्लीकेशन मतलब आरटीआई एप्लीकेशन भरना। ठीक है, आरटीआई फॉर्म भरना, आरटीआई एप्लीकेशन भरना, हम शिकायत दर्ज करते हैं ना उसमें। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिख देती हूँ मैं, एक तो आरटीआई वाला, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेन। कभी कंप्लेन की है ऑनलाइन? किस चीज के लिए? ये बहुत अच्छा था, पैसे के लिए? किस चीज में? हाँ, स्कॉलरशिप की, कॉलेज के स्कॉलरशिप के लिए मिली अभी, फिर नहीं? 2-4 बार करो कंप्लेन, फिर कॉल आता है उधर से। आया था? तो वो बोलते हैं कि कंप्लेन वापस ले लो, बोले थे क्या? फिर और बार बार करो उसमें तो फिर वो करते हैं। ये एमपीपीएससी की स्कॉलरशिप इतनी इजीली नहीं मिलती, नहीं मिल रही है तो पहले प्री निकालो, ठीक है। इजीली नहीं मिलती, उसके बाद फिर बार बार आरटीआई लगाओ, आरटीआई नहीं, कंप्लेन करो सीएम हेल्पलाइन पर। क्या कॉलेज की इजीली मिल जाती? कॉलेज में उतनी दिक्कत नहीं जाती। नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल जाती है, थोड़ा सा चक्कर लगाने तो लो, पीछे पड़े रहो। ठीक है, लेकिन बहुत दिमाग खपत होता है। ठीक है, थर्ड फेज लिखना, ट्रांजैक्शन फेज। थर्ड फेज होगा ट्रांजैक्शन फेज। देखो, इंफॉर्मेशन आई कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है,
ठीक है, तो वो कौन सा फेज हो गया? इंफॉर्मेशन फेज। दूसरा, हमने फॉर्म भरा, वो कौन सा फेज हो गया? इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अब आएगा हम पेमेंट करेंगे, तो वो फेज आ जाएगा, मतलब लेन देन की सुविधा या फिर पेमेंट सर्विस जहां पे उपलब्ध होती है वो तीसरे फेज में होती है, ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलो तीसरा लिखना, ट्रांजैक्शन फेज। इसमें लिख देना पेमेंट की सुविधा, एंश्योर्स पेमेंट, पेमेंट। एग्जाम्पल लिखना है तो लिखना एमपीपीएससी वाला। ठीक है, और क्या होता है, किसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं? बिजली बिल भरा है ऑनलाइन, है ना, तो वो आ जाएगा ट्रांजैक्शन में। एग्जाम्पल में लिख दो ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना इजी हो गया ई गवर्नेंस से, सब कुछ घर बैठे हो रहा है, वरना पहले लाइन लगो और और क्या आ जाएगा इसमें? आईआरसीटीसी, है ना, आईआरसीटीसी। जितनी भी चीजें सब इसमें आ जाएगी, है ना, जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, रिजर्वेशन कर रहे हो, सारी चीजें। फिर है लास्ट फेज। लास्ट फेज होता है ट्रांजैक्शन फेज को बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन, लेन देन बोल रहा है, लेन देन चरण। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन फेज, मतलब परिवर्तन चरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन हो गया, फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखा है आईआरसीटीसी, पेमेंट करते हैं ना उसमें भी। इसमें कुछ नहीं है, सरकार जो सिटीजन सेंट्रिक सरकार है, मतलब नागरिकों, नागरिक केंद्रित, है ना, वही है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके आगे लिख देना सरकार पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक। सरकार पूरी तरह, जैसे डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप, डिजी लॉकर, ये सब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे, हम उनकी योजनाओं को एक्सेस कर पा रहे डायरेक्टली, है ना, तो वो आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें लिख दो किसके बाद। हाँ, हाँ मैंने आपने कहाँ तक लिखा हुआ है? हाँ, उसके बाद मैंने आईआरसीटीसी में हम जो रिजर्वेशन करते हैं ना, वो लिखवा दिया है आईआरसीटीसी। ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे परिवर्तन चरण, बस परिवर्तन चरण लिख दो। पहले वाले को क्या बोल रहे थे? सूचना चरण, फिर परस्पर संवाद, फिर है लेन देन, लेकिन इसको हो सके तो इंग्लिश में याद कर लेना, इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको सीक्वेंस में याद करना है। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि 4 ऑप्शन में उनका क्रम चेंज कर दिए थे, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इसको एमपीपीएससी के फॉर्म से याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले पास आया नोटिफिकेशन, जो कि आज आ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किए? फॉर्म भरे, मतलब इंटरेक्ट किए उस सूचना से, तो इंफॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन, फिर हम क्या करेंगे लास्ट में? हम पेमेंट करते हैं, तो ट्रांजेक्शन। और इससे जो गवर्नमेंट की मतलब सर्विस है और हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि हम फॉर्म भर दिए। ठीक, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो हमारी दिक्कत है, बट फॉर्म तो भर दिए। ठीक है, तो इसमें लिख देना सरकार पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक, गवर्नमेंट इज फुली सिटीजन सेंट्रिक। नेक्स्ट लिखना, इसके एग्जांपल्स लिख दो, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, उमंग ऐप। उमंग ऐप में क्या होता है? कभी खुद कभी यूज किया है क्या? देखा है अपने फोन में इंस्टॉल करके उमंग ऐप को? नहीं देखा होगा, देखा है। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि क्राइटेरिया वाइज, जैसे कृषि से संबंधित योजना, एजुकेशन, सब कुछ अलग अलग उमंग ऐप में जितनी भी योजना है वो रहती सरकार की। ठीक है, क्या? चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेस्ट का कल नहीं हुआ था? नहीं कल मुझसे नहीं बोले क्या? अच्छा, मैंने क्या बताया ट्रांसफॉर्मेशन में? मैंने क्या बोला था, बताना एक बार।
सरकार पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक, सरकार पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक। डिस्कशन कराना है क्या? एक मिनट रुकना। अच्छा, एक काम मैं कल करवा दूंगी, ठीक है, कल करवा दूंगी। अभी अब टाइम भी हो गया है ना, फिर और 1 घंटा हो जाएगा। कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा ई गवर्नेंस में? बताओ। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताते चलना। अब बताओ, नासका नेस्कॉम कब बना? 1988। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कब बनता है मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया का? 1970। ठीक है। आईटी मिनिस्ट्री? 1991। और उसके 9 साल बाद आईटी एक्ट आ जाता है। ठीक है। आईटी एक्ट हमने पहले पढ़ा था, जितनी भी धाराएं हैं वो सब याद कर लेना, मुझे याद नहीं है अभी, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, टफ होती है वो, बार बार याद नहीं होती है, 13 कुछ चैप्टर है उसमें। चलो, आप बताओ, एनईजीपी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म और कब लागू हुई? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस या फिर स्मार्ट स्मार्ट गवर्नमेंट 1 में। ठीक है, चलो सही। फिर बताइए कि पीएमजी दिशा 2017 फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन कब से स्टार्ट हुआ? ठीक है। अच्छा, वो पढ़ा है आप लोग ने डिजिटल इंडिया के जो 9 पिलर्स होते हैं, स्तंभ? कभी कभी उसमें से भी आ जाता है, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ना है क्या अभी? कल मैं पढ़ा दूंगी। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस देख लेते हैं, जैसे G2B G2C है ना, सबको पता है, बट उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ई गवर्नेंस में बस वो इंपॉर्टेंट है, एक दिन आप लोग ने देखे होंगे, लोक मित्र, ज्ञान दूत, जनसंपर्क, है ना, कल हम लोग वो वाला कंप्लीट कर लेंगे। बस उतना ही। हाँ, बाकी ये पूछ लेता है पिलर्स कौन से हैं, प्रोसेस कौन सी होती है, मतलब फेजेस। टाइप्स तो सबको ही पता है, ठीक है। चलो, इसमें पहला लिखना, ऐसे बना लो, लिख देना टाइप्स, प्रकार। पहला क्या है? G2G। सेकेंड है G2C। थर्ड है G2E। और फोर्थ है, क्या बचा, G2B। एग्जाम्पल्स आप लोग को बताने, अच्छे से सोच लो, है ना, इतने देर में। इसमें लिख लो, इनका फुल फॉर्म लिख लो। सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू बिजनेस। फुल फॉर्म लिख लो, वो भी पूछ लेता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की जगह, सिटीजन की जगह कुछ में टू कस्टमर तो नहीं होगा, सिटीजन होगा। ठीक है, सिटीजन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो ई कॉमर्स वाले हम पढ़ते हैं उसमें C2C होता है, और उसका मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। लेकिन यहाँ पे सी क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मैं लिख दे रही हूँ। और वैसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, गवर्नमेंट तो सिटीजन के लिए होगा और कस्टमर तो ई कॉमर्स में होता है ना। ये GOVT मत जाना, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया टाइप बताने, सबसे पहले ये फूल पत्ती बना दिए, उसके बाद फिर एक एक करके समझा दिए। ठीक है, मेंस के लिए। और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट पूछ लेगा ये से हम, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, किसका एग्जांपल होगा GST रजिस्ट्रेशन?
गवर्नमेंट टू बिजनेस कौन करते हैं? बिजनेस वाले ही तो करते हैं ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम जीएसटी बिल पे कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनको गवर्नमेंट की सुविधा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला है उसमें हुआ है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस का होगा। तो ये पूछ लेगा ये किसका है ना। क्वेश्चन आने का ट्रेंड ये, अभी आप लोग के सिलेबस से ई कॉमर्स हट गया। ई कॉमर्स पहले था, ऐसे डायरेक्टली नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलो इसमें पहले लिखना सरकार के विभिन्न, पहला जी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिख रहे हैं हम। इसमें लिखना सरकार के विभिन्न विभागों, सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारों के बीच या केंद्र राज्य सरकारों के बीच सूचना एवं सेवाओं का आदान प्रदान। इंग्लिश में लिखिए। This type focuses on providing government service। अच्छा नहीं नहीं, ये तो जी, एक सेकेंड क्या बोला? दिस टाइप फोकसेस ऑन डेटा शेयरिंग, ऐसे लिख दो डेटा शेयरिंग। दिस टाइप फोकसेस ऑन डेटा शेयरिंग among different government departments, among different government departments or between central and state government, or between central and state government। कैसे काम करेगा ये? एग्जाम्पल बताना तो, ये G2G कैसे काम करेगा? हाँ, जैसे एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, उसी का मतलब वो कहाँ की हो गई? सेंटर की हो गई। और उसी का एक वर्जन है कहाँ? यहाँ मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? सम्मान निधि अलग है। यही है कि सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ऐसे याद रखो। अच्छा, कितने रुपए देते हैं इसमें? 6,000। सेंटर वाले में पहले कितना था? 4,000, है ना। तो मतलब टोटल 12,000 रुपए। तो है योजना सेंटर की, लेकिन लागू हो रही है स्टेट में भी, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? G2G में। जैसे एक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में फूड डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, बीज डिपार्टमेंट, जितने भी सीड वाले डिपार्टमेंट सब अलग, लेकिन इंटरेक्शन होगा आपस में। एक सेंटर की मिनिस्ट्री है, जितनी भी स्टेट की मतलब किस में आ गया ये? G2G में। और ऑनलाइन तरीके से हो रहा है इसीलिए G2G। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख देना बस। इंग्लिश में बोल दिया है ना मैंने, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स लिखिए, हिंदी में बोल दूं? ठीक ठीक, एक सेकेंड। हिंदी में, सरकार के विभिन्न विभागों या केंद्र राज्य सरकारों के बीच सूचना एवं सेवाओं का आदान प्रदान। और बनाना है तो ऐसे बना लेना इसको। एक वेबसाइट है, ठीक है, इधर बना दिए गवर्नमेंट, इधर बना दिए गवर्नमेंट, ठीक है। और ऐसे एक सर्कल बना देना, जैसे भी मतलब इधर जा रही है इधर जा रही है, ऐसे कुछ करके आपस में कनेक्टेड है ना। वेबसाइट से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्टेड है। अब अपने हिसाब से सर्कल बना दो। और ऐसे ही सब में बना देना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू जितने भी है चारों। इससे क्या होगा? आंसर बढ़ जाएगा हमारा, पता तो है ही, है ना। इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। केंद्र और राज्य के बीच डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कॉमा लिख देना। एक तो लिख दो केंद्र और राज्य के बीच डेटा शेयर करना, डेटा शेयरिंग, शेयरिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, डेटा का आदान प्रदान। नेक्स्ट लिख दो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। और अपने शब्दों में लिख देना योजनाओं के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट
समन्वय, समन्वय। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें इतने एग्जाम्पल है, मैंने समझा दिया, समझ में तो आ गया है ना। अपने हिसाब से वो कुछ नहीं बोलेगा, आपको एग्जाम्पल देगा और ये पूछ लेगा ये किस मॉडल का है। ठीक है ना, तो समझने के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच में, एक केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में हो रहा है, ठीक है, हेड मिनिस्ट्री है, जितने भी उसके पिलर थे उनके बीच में हो रहा है, तो सब किस में आ जाएगा, G2G में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए, it focuses on it focuses on providing government services it focuses on providing government services and information directly to citizens through digital platforms. This type focuses on providing government services and information directly to citizens through digital platforms. एग्जाम्पल क्या होंगे, ज्ञानदूत, हाँ वो एक ऐप है, ऐप वेब पोर्टल हम बाद में पढ़ेंगे। और बता दो, हाँ उसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो बताओ उमंग, डिजी लॉकर। ठीक है, आधार के लिए वो कौन सा था, UIDAI, वो सब किस में आ जाएगा, वो हम हैं सिटीजन है जो गवर्नमेंट की योजना का मतलब लाभ ले रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन में। इसके एग्जाम्पल लिख देना, उमंग, उमंग, फिर है डिजी लॉकर, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट की जो सर्विसेज होती है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, जो भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारे लिए जो सुविधा हो रही है गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स के, वो सब किस में आ जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में। उमंग लिख दो, डिजी लॉकर, और क्या बोला, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, ऑनलाइन रिजर्वेशन। अब क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय को आप लोग समझाओ कैसे, कैसा, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, और पेंशन स्कीम्स वगैरह होती है, ठीक है, इंश्योरेंस भी आ जाएगा इसमें। और ये देखा है क्या, आजकल सिस्टम चालू हो गया है, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होती है तो वो किसका हो जाएगा, G2 का हो जाएगा ना एग्जाम्पल। ठीक है, और अब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहा है, फ्री दे रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो भी G2 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स, इसका पहले लिख देना, इंग्लिश में लिखिए, कुछ नहीं है, डिजिटल सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय लिखो इसको, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो बस। पहला लिखना, इसके एग्जाम्पल लिखिए, ऑनलाइन पेरोल सिस्टम, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो रही है ना सब, ठीक है, तो ऑनलाइन पेरोल सिस्टम या फिर ऑनलाइन सैलरी स्लिप, ऑनलाइन सैलरी स्लिप, हिंदी में भी वही लिखो, ऑनलाइन सैलरी स्लिप। फिर है पेंशन पोर्टल्स, पेंशन वाले जो पोर्टल होते हैं, है ना, वो भी सब ऑनलाइन ही है। ठीक है, तो पेंशन पोर्टल, ऑनलाइन सैलरी स्लिप। फिर है ऑनलाइन अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, टीचर्स हो गए, कोई भी एम्प्लॉय हो गए, ऑनलाइन अटेंडेंस लग जा रही है आजकल, है ना, तो ऑनलाइन अटेंडेंस। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू क्या, बिजनेस, है ना, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके लिखना, इसके इसमें लिखना कुछ, इसमें भी क्या होगा, डेफिनेशन क्या ही लिखोगे, बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में है, इसके वो लिख लो बस, एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा, गवर्नमेंट जो भी बिजनेस है, बिजनेस के लिए अपनी सुविधाएं दे रहा है, तो इसके लिए इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया, क्या होगा, हाँ रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और
एक शब्द नहीं बोल रहे हैं जो बहुत, हाँ वो भी ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इसमें लिख दो, उद्देश्य लिख देना, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जितने लिखना चाहो सब लिख दो। ठीक है, मेन लिख देना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने वालों को हेल्प हो रही है ना, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके उदाहरण जरूर लिखिए, ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस वाले करते हैं ना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर हम जीएसटी बिल देते हैं उनको, ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फिर दो टर्म याद रखो, ई प्रोक्योरमेंट और ई टेंडरिंग। टेंडर वगैरह कौन लेता है, बिजनेस वाले लेते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मैं बता देती हूँ एक बार हिंदी में, प्रोक्योरमेंट का खरीद, क्या वही है खरीदना, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से या फिर नॉर्मल खरीदना बेचना, यही प्रोक्योरमेंट में ही आता है। एक बार इसका क्वेश्चन आया है, एक क्या करना है, एक बार वो क्वेश्चन मेरे पास लेकर आओ, मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, फिर मैं समझा दूंगी। है क्या क्वेश्चन, अभी है क्लास के बाद एक बार, ठीक है, या तो फिर योगी भैया को बोलना वो मुझे भेज देंगे, ठीक है ना। मुझे भी याद आ रहा है, इससे कोई क्वेश्चन आया है ई प्रोक्योरमेंट से, टेंडरिंग वाला तो कुछ नहीं था। हाँ, नहीं एफएसओ में नहीं था, उसमें रहा होगा आपके सेकंड वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में नहीं था, सेकंड पेपर में हो सकता है क्योंकि खरीद वरीद से संबंधित है, तो फूड सेफ्टी ऑफ, फर्स्ट पेपर में मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मिले तो ले आओ, है ना। और क्या, कुछ नहीं है, इतना ही है, सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस भी कंप्लीट होता है। कल हमको कुछ एप्स पढ़ने हैं, कुछ एप्स पढ़ने हैं, ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये यूनिट भी कंप्लीट करवा दूंगी मैं, 9th यूनिट फिर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो, हाँ बोलिए। अच्छा वो आपको नहीं भेजा, कोई भेज दो एग्जाम पीडिया वाला, वो मैं ग्रुप में नहीं हूँ। आप लोग एग्जाम पीडिया से जो भी लिंक होगी ना उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, जो कोचिंग का ग्रुप है उसमें, अभी कर दो, तुरंत करो, देखो मैं 2 दिन से भूल रही हूँ, अभी कर दो प्लीज। कौन अच्छा मैंने रिमोट सेंसिंग पढ़ना है आपको, रिमोट सेंसिंग वाला जो है ना वो ज्योग्राफी का, मतलब मैं पढ़ा तो दूंगी, अच्छा मेरा समझ आता है, एक काम करते हैं 6 के बाद मैं पढ़ाती हूँ वो वाला टॉपिक, ठीक है। अभी 9th यूनिट कंप्लीट करते हैं फिर मैं पढ़ा दूंगी। क्या बोल रहे हो कि मैंने बोला है कोई भी लिंक ओपन नहीं करना, अब अननोन लिंक नहीं है ना कोई, पे तो स्टूडेंट्स ही है, तो अननोन लिंक नहीं होगी, खोल लो कौन सा है जिंदा ग्रुप, उसमें भेज दो, ठीक है, पढ़ के आना, भेज दिए, चलो ठीक है, थैंक यू।